समस्तीपुर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम ठीक है, जैव प्रक्रम। पहला बात आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जैव प्रक्रम है क्या। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम वे गतिविधियां हैं जिससे हमें एक जीवन संभव होता है, एक जीवन संभव होता है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय इत्यादि। इसे हम क्या कहते हैं बाबू? जैव प्रक्रम। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अपना भाषा में कि शरीर को जब हम मेंटेनेंस करते हैं ना, तो उसके लिए बहुत चीज की आवश्यकता होती है, जैसे पोषण, खान पान, वो भी एक जैव प्रक्रम का ही एक हिस्सा है। यदि हम अच्छा से अपना शरीर में हम अपने आप को मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हम क्या, हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जीवन को जीवित रखने के लिए उसका मेंटेनेंस बहुत ही जरूरी है। वही क्या कहलाता है बाबू? जैव प्रक्रम कहलाता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो मैं आपको बता चलूं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। तो ये आप लोग पहले से ही पढ़े या नहीं पढ़े तो बता देते हैं। प्रकाश संश्लेषण आखिर पहले मैं बताता हूं है क्या। प्रकाश संश्लेषण आखिर कहते हैं किसे, उसको थोड़ा जान लीजिए। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, लिख भी देते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण बताते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाई ऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर हुआ, आपको जानना पड़ेगा, यह क्रिया विशेषकर हरी पत्तियों में ही होती है। यह क्रिया विशेषकर हरी पत्तियों में ही होती है। तीसरी बात, इसमें इस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में होता है क्या, प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में होता क्या, इस प्रक्रिया में क्या होता है बउआ? प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक
ऊर्जा रासायनिक रासायनिक अच्छा से लिखते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो कवक में नहीं होता है। कवक में नहीं होता क्यों? क्योंकि कवक के बारे में बताते हैं, कवक में लवक नहीं पाया जाता। एक ट्रिक सब हुआ कि कवक में लवक नहीं पाया जाता, और ये कैसा होता है तो इसका रंग उजला होता है। इसका रंग कैसा होता है? कवक का रंग उजला होता है। तो कवक में तो होगा नहीं, कवक में तो होगा नहीं। जंतुओं में, यहाँ पर मैंने पहले बता दिया, यह क्रिया विशेषकर हरी पत्तियों में होता है। हमने यहाँ बताया भी डिफिनेशन में कि वो यह क्रिया विशेषकर क्या होता है? हरी पत्तियों में होता है। परजीवी में तो होता नहीं। परजीवी का मतलब क्या होता है? वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित होता है, क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। तो इसमें भी परजीवी भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। आपका जंतु में तो होता ही नहीं है ना। और कवक, कवक में तो ऐसे ही लवक नहीं पाया जाता है। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, तो ये भी इसमें नहीं होगा क्योंकि ये इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, तो ये उजला होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? हरे पौधे। इसका सही आंसर क्या होगा? हरे पौधे। ठीक है, इसका हम रिएक्शन भी हम बता देते हैं। इसका रिएक्शन हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन होता है वो, प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन भी बता देते हैं क्या है इसका अभिक्रिया। रिएक्शन है, ओह सॉरी, इसका रिएक्शन है मतलब अभिक्रिया विक्रिया क्या है हुआ? 6CO2 प्लस 12H2O, 12H2O सूर्य की प्रकाश बट्टा क्लोरो, सूर्य की प्रकाश बटा क्लोरोफिल, क्या हो जाएगा यहाँ इसका रिएक्शन? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये हमेशा ही बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है कहीं कि इसका अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है? तो 6CO2 प्लस 12H2O है ना, 12H2O सनलाइट बाय 6CO2 प्लस 12H2O है ना, सूर्य की प्रकाश बटा क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यही इसका हुआ, ये रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन को भी हमने बता दिया। रिएक्शन को भी हमने बता दिया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है वो इसमें कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो हमने भी बताया था ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया था। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो पहले मैं आप लोगों को पूरा ग्लूकोज के बारे में बताता हूँ। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। यहाँ क्वेश्चन क्या क्या गया? ये ग्लूकोज, ये क्या हुआ? ग्लूकोज। तो यहाँ क्या बोला? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? देखिए ऑक्सीजन कितने होते हैं? 6। तो कितना होगा यहाँ पर? 6। ये सब
ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन जबरदस्त है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो बुआ यहाँ पर चीनी, चीनी तो होगा ही नहीं क्योंकि चीनी का फॉर्मूला CHO पहले लिख दिए, CHO, ठीक है ना, O11 H22C12, ये चीनी का आणविक सूत्र हुआ। चीनी तो होगा ही नहीं, चीनी तो होगा नहीं, चावल में भी नहीं होगा। नमक, ये नमक होगा क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा इसी से प्राप्त हो सकता है, नमक, जिसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता हुआ NaCl, साधारण नमक इसको कहते हैं। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इसका सही आंसर होगा नमक, NaCl। इसका ये चीनी का मैंने आणविक सूत्र बता दिया, CHO पहले लिखेगा, O C12H22O11, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं 11 11 2 22, एक बढ़ा के यहाँ लिख देगा 12, ये भी सही है, ये भी हो सकता है। चलिए चौथा है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। क्या हुआ? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? देख लीजिए वो यहाँ पर किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। प्रोटीन, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, करिए लेता है। उसके बाद सेलुलोज के बारे में पहले बताएंगे। वसा विखंडन होकर क्या होता है, विखंडित होकर हम इसका पाचन भी कर लेते हैं। लेकिन सेलुलोज है ना, जो प्लांट कोशिका होती है, पादप कोशिका का कोशिका भी सेलुलोज का बना होता है, और यही जो है ना, यही सेलुलोज है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में इसका पाचन नहीं कर पाता। तो इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज। सेलुलोज इसका राइट आंसर, प्रोटीन नहीं होगा, वसा भी नहीं होगा, ठीक है, इनमें से तो कोई नहीं इसका मतलब नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बुआ कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है, परजीवी पादप बोल रहा है यहाँ पर, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। तो इसमें परजीवी पादप क्या हो सकता है बुआ? बैक्टीरिया, तो एक ये जंतु है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। विषाणु, ये भी विषाणु तो नहीं होगा, विषाणु भी नहीं कोई किया। सूक्ष्म जीव है। कवक, कवक के बारे में बताया, यह भी जीव है, क्योंकि कवक में क्या होता है हमने बताया था। कवक में इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्या नहीं होता इसके बारे में जान लेते हैं। कवक में लवक नहीं पाया था, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। कवक पहले लिए थे, कवक के बारे में थोड़ा बताते हैं। कवक मैंने बताया भी था, कवक के बारे में मैंने बताया भी था। क्या बुआ बताया था, क्या बताया था कवक के बारे में बुआ? थोड़ा जान लेते हैं। कवक में लवक नहीं पाया जाता है, लवक नहीं पाया जाता है, कवक में लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। विषाणु क्या है? एक सूक्ष्म जीव है, और विषाणु को खोजा था किसने? इवान विस्की ने खोजा था। इवान विस्की साहब ने विषाणु को खोजा था, इवान विस्की ने खोजा था, इवान विस्की ने विषाणु को खोजा था। ठीक है, और ये कास्कुटा होगा बुआ, इसका सही आंसर कास्कुटा ही होगा, कास्कुटा ही होगा इसका सही आंसर। और बैक्टीरिया के बारे में बता देते हैं। बैक्टीरिया की खोज, बैक्टीरिया की
खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है, विषाणु के बारे में ही मैंने बताया, बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया की खोज रूसी वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये यहाँ पर ये सब नहीं होगा, लेकिन मैंने इसके बारे में बता दिया। इसका सही आंसर क्या होगा? कास्कुटा होगा, कास्कुटा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बुआ? कास्कुटा होगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो बुआ 1 2 3 4, इसमें जान लीजिए मनुष्य की मुख गुहा में हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन है बुआ वो 3 लार ग्रंथि? वो तीन कौन सी है लार ग्रंथि है? पैरोटिड एक पहला हो गया बुआ रे, पैरोटिड, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी पैरोटिड, दूसरा है सब मैंडिबुलर, दूसरा है सब मैंडिबुलर, तीसरा है सब लिंगुअल, सैलिवरी ग्लैंड यहां भी लिख देते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल, सैलिवरी ग्लैंड, ये जान लीजिए यहाँ पर। तो आप समझिए गए हैं पैरोटिड, हिंदी में अपना लिख लीजिएगा, हमने लिख दिया पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड और सबलिंगुअल। ये तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ना 4 होगा, ना 2 होगा, ना 1 होगा, कितना होगा? 3 सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है बुआ, दांत की सबसे ऊपरी परत है, ध्यान दीजिएगा, दांत की सबसे ऊपरी परत है तो है ना, पल्प कैविटी के ऊपर का भाग को हम कहते हैं डेंटाइन। पल्प कैविटी, इसको थोड़ा जान लेते हैं, डेंटाइन क्या है? दांत का ही एक भाग है। पल्प कैविटी के ऊपरी वाला भाग, पल्प कैविटी के ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। और ठीक डेंटाइन के सबसे ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? एनामेल कहलाता है। एनामेल अस्थित तो होगा नहीं, क्राउन, ये भी नहीं होगा। क्राउन के बारे में बताते हैं, ये मसूड़े के सबसे ऊपरी वाला भाग, मसूड़ा जो है ना, मसूड़ा का सबसे जो ऊपरी वाला भाग होता है वो उसको क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं, या क्राउन इंग्लिश में, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वो अरे शिखर कहते हैं, शिखर। ठीक है, शिखर। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा क्या? एनामेल ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऐसे हमने बता दिया डेंटाइन के बारे में। पल्प कैविटी के ऊपरी वाला भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। लेकिन डेंटाइन के जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है एनामेल होता है। ठीक है, ऐसे भी दांत को हम लोग कितने भाग बांटते हैं? 4। कितने? इंसाइजर, पहला क्या है? दांत के प्रकार, दांत, इसको भी जान लेते हैं, दांत के प्रकार, पहला इंसाइजर,
पहला इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, और चौथा मोलर। ठीक है, इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा क्या है, मोलर। ये है दांत के प्रकार, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये दांत के कितने भाग होते हैं, 4। तो सबसे कठोर भाग को हम एनामेल भी कहते हैं, पूछा भी जाता है दांत का सबसे कठोर भाग कौन है, तो भाई एनामेल है। ठीक है, तो इसका ये सही जवाब क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। ऐसे हमने दांत के बारे में बता दिया। और पल्प कैविटी के ऊपरी वाला भाग, पल्प कैविटी के ऊपरी वाला भाग को हम डेंटाइन कहते हैं, और डेंटाइन के सबसे जो ऊपरी वाला परत होता है, परत जो होता है वो क्या होता है, एनामेल होता है। ओके, इसका सही जवाब होगा एनामेल होगा। चलिए, अब यहाँ पूछा मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो बुआ जान लीजिए, हमने बताया था प से प्रोटीन और प से पेट। पेट में मतलब आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, ये तो होगा नहीं, मुख ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। चलिए, ये नहीं होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल भी नहीं होगा, वसा भी नहीं होगा, किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट। का सही जवाब क्या होगा, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। 9th का है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए भाई, तो पहला जान लेते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, कि जो भी जंतु अपना भोजन खुद से बनाता है ना, वो क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। तो इसको कहते हैं बाबू ऑटो, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सॉरी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं कि यह ग्रीक भाषा का शब्द है, यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। सीधा हम लिखते हैं यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला हुआ ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। ट्रॉफ्स का मतलब होता है, ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, सेल्फ होगा यहाँ पर सेल्फ। ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन का, इसका मतलब क्या होता है, पोषण। अच्छा से लिखते हैं इसको, अच्छा से लिखते हैं। पोषण, स्वयं पोषण हमने यहाँ पर चर्चा किया कि जो अपना भोजन खुद ही बनाता है, तो स्वयं पोषण। तो ऑटो का मतलब होता है स्वयं, और ट्रॉप्स का मतलब होता है पोषण। तो इसमें बताइए, खुद से बनाता है, स्वपोषी कहलाता है। तो यहाँ पर बोला क्या, स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो अब इसमें आवश्यक क्या क्या आप बताइए। प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था ना, कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, सूर्य की प्रकाश भी होगा, और हमने बताया था ना विशेषकर हरी पत्तियों में, तो हरी पत्ती भी होगा, और एक और यहाँ पर होगा, ऑप्शन में नहीं है तो जान लीजिए, जल भी होगा,
एक यहाँ पर यदि चौथा होता तो एक जल भी होता। ये क्या है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, पर्णहरित भी होगा, सूर्य के प्रकाश भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। मतलब इनमें से क्या, इनमें से, यहाँ पर गड़बड़ाया हुआ थोड़ा, इनमें से सभी होगा, इसका आंसर इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो सब होगा इनमें से। प्रकाश, अब यहाँ पर एक बार सीधा सीधी जान लीजिए कि स्वपोषण बराबर प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषण मतलब यहाँ पर जान लीजिए, स्वपोषण यहाँ पर इक्वल टू हम कह देते हैं स्व पोषण इक्वल टू प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषण इक्वल टू प्रकाश संश्लेषण। एकदम ये ट्रिक्स लगा लीजिएगा कि जब प्रकाश संश्लेषण में जितनी भी चीजें की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगा, स्वपोषण। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, फिर आ गया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो एक बात जान लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, हमने बताया ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है बाबू, ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है रंध्रों के द्वारा, पत्तियों के ऊपर क्या रंध्रों के द्वारा निकलता है जल के माध्यम से। ठीक है ना, रंध्रों के द्वारा लेकिन निकलता है, मान के चलिए हम रंध्रों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा निकलता है, रंध्रों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा है ना, रंध्रों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा इसके ऊपर आता है ना, ये इसी को कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा मीन्स क्या, रंध्र। ठीक है, तो यहाँ क्या हो सकता है, रंध्रों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा निकलता है तो क्या, जल। देखते हैं ये सब जो है ना, ये सब यहाँ पर, तो ये जल है, पानी की बूंद, तो रंध्रों के द्वारा निकलता है। तो रंध्र कहाँ, तो ये सब जितना है ये देखते हैं ना, इसके ऊपर क्या है, ये जल है, वाष्प के रूप में निकलता है। किसके द्वारा, जल निकलता है वाष्प में, किसके द्वारा, तो रंध्रों के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा, जल से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से तो खुद क्या होता है, वायुमंडल से तो खुद प्लांट लेता है, निकलता है क्या, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, ग्लूकोज तो होगा नहीं है, और डिक्टियोसोम, ग्लूकोज तो नहीं होगा, ग्लूकोज तो नहीं होगा, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम के बारे में जान लीजिए, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं इंडो, हम देखते हैं इसके बारे में बताते हैं, इंडो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मिटा देते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह एक कोशिका का कोशिकांग है, यह एक कोशिका का कोशिकांग है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ मतलब स्मूथ, एक पहला होता है हुआ स्मूथ, स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं चिकनी चिकनी अंत प्रद्रवीय जालिका
और दूसरा होता है रफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं बुआ खुरदरी, खुरदरी अंत प्रद्रवी जालिका। ठीक है, ऐसे इसका डायग्राम होता है। इस तरह का इसका डायग्राम होता है। तो हम थोड़ा जो अंतःप्रद्रवीय जालिका जिस या जिसकी सतह बहुत ही चिकना होता है उसे हम क्या कहते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका कहते हैं। और जिसकी सतह पर, जिस अंतःप्रद्रवीय जालिका के ऊपर राइबोसोम का मतलब क्या, एक दानेदार नुमा रचना होता है, एक दानेदार नुमा रचना पाई जाती है, कह सकते हैं दानेदार नुमा रचना, जिसे क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, जिसे राइबोसोम जिसे राइबोसोम कहते हैं। आप लोग को तो पता है कि राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहा जाता है बोले, प्रोटीन का फैक्ट्री। तो यहाँ पर कह सकते हैं राइबोसोम को, इसको मिटाते हैं, राइबोसोम को राइबोसोम को यहाँ और जान लेते हैं, राइबोसोम को राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। तो हमने आपको बताया हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, है ना। और ये आपको जान लेना चाहिए कि ये जो आपका डिक्टियोसोम है बुआ, ये डिक्टियोसोम है, ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, ये डिक्टियोसोम है बुआ, ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ये जो है ना डिक्टियोसोम, यह जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ये तो होगा नहीं बुआ, क्या बोल रहा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो मैंने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद वो प्लांट लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है ना। तो ये भी नहीं होगा। ग्लूकोज के बारे में तो होगा ही नहीं, ग्लूकोज तो प्रकाश संश्लेषण में बनाता ही है ग्लूकोज, है ना। तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में जल से क्या, जल जब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, जब विघटन होता है तब क्या होता है, उसका वो क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बुआ, जल से होगा। ठीक है, और उसके बारे में मैंने बता दिया डिक्टोसोम, है ना। डिक्टोसोम तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ खुरदरा, है ना। ये डिक्टोसोम के बारे में मैंने बता दिया कि ये जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है।
आप जान लीजिए मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो श्वेत रक्त कणिका में तो नहीं पाया जाता है। वर्णी लवक नहीं, वर्णी लवक किसे कहते हैं, तो पहले जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। वर्णी लवक के बारे में कहते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक, लवक को इंग्लिश में बुआ कहते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड। थोड़ा और डिटेल्स जान लीजिए। लवक को कहते हैं प्लास्टिड, 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक, तीसरा हरित लवक। हरित लवक, वर्णी लवक जितने भी फल में जो कलर आता है वो किसके कारण आता है, वर्णी लवक के कारण। और जिसका कोई कलर ही नहीं होता, जैसे रूट, जड़, तो जड़ क्या हो गया, एग्जाम्पल किसका होगा बुआ, अवर्णी लवक का। और हरित लवक, हरित लवक जिसका रंग क्या होता है, हरा होता है, वो क्या कहलाता है, हरित लवक। तो हरित लवक जिसका रंग क्या होता है, पत्तियों में जो पत्तियों का जो रंग हरा होता है, किसका होता है, हरित लवक का। ठीक है ना। तो वर्णी लवक के बारे में पता चल गया कि इसमें क्या होता है, जो जितने भी फल है उसमें जो कलर आता है वो किसके कारण आता है, वर्णी लवक। तो ये भी नहीं, क्या बोल रहा, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो वो मैग्नीशियम यहाँ श्वेत रक्त में भी नहीं पाया जाता है, इसमें भी नहीं पाया जाता, वर्णी लवक में भी नहीं पाया जाता है, लाल रक्त में नहीं पाया जाता, किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में ही, क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के बारे में बताते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल 2 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल 2 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये भी जान लीजिए, ये 2 प्रकार के होते हैं क्लोरोफिल। चलिए आरेख खत्म हो गया। अब देखिए मैंने अभी बताया हरित लवक है ना, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। अब ये बताएं क्लोरोफिल लवक, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, सीधा सीधी इसको मारिए, क्या होगा, सीधा सीधी इसका क्या होगा, सॉरी क्या होगा, हरा होगा। क्या होगा, हरा होगा। चलिए तो इजी था क्वेश्चन। कवक में पोषण की कौन सी विधि, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो हमने बताया स्वपोषी के बारे में। तो प्लांट अभी मैंने बताया, इसके बारे में स्वपोषी तो होगा नहीं, आप लोग को पता ही हो गया है ना। ये मृतजीवी कवक जो होता है ना, सड़े गले स्थानों से इसका पोषण मिलता है, सड़े गले स्थानों से यहाँ के कार्बनिक पदार्थ भी इसको मिलता है। तो मृतजीवी पोषण कवक में है ना, कवक में मृतजीवी पोषण ही होता है। मृतजीवी पोषण के बदौलत ही क्या ये कवक अपना क्या करता है, इस विधि से ही क्या अपना पोषण प्राप्त करता है। संभोजी नहीं होगा, इनमें से कोई ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, कवक, हमने बताया था वो कवक, कवक में लवक नहीं पाता। यदि स्वपोषी होता तो वो हरा होता, तो कवक का रंग कैसा होता है, पहला बताते हैं कवक के अध्ययन को पहले लिए बताए भी थे फर्स्ट वीडियो में। कवक, कवक के अध्ययन को फिर से जान लीजिए, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है बुआ। कवक के अध्ययन को क्या कहता है बुआ, माइकोलॉजी, मैंने अगला वीडियो में बताया था है ना। एक बात और ट्रिक्स जान लीजिए, ट्रिक्स ही जान लीजिए एक तरह से बायोलॉजी का, ट्रिक्स ही जान लीजिए कि कवक में लवक नहीं पाया जाता है। कवक में, कवक में, कवक में लवक नहीं पाया जाता है, कवक में लवक नहीं पाया जाता है। कवक में इस तरह का है ना, बोले कवक में लवक, कवक में लवक नहीं पाया जाता है। इसका रंग, इसका रंग इसीलिए 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 इसका रंग क्या होता है, उजला होता है। इसका रंग, इसका रंग कैसा होता है, उजला होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बुआ रे, मृत जीव होगा, संभोजी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए
13। अब ये देखिए, अभी मैंने जस्ट बताया सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाएगा, सड़े गले स्थान पर मृत जीवी ने कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्या ये क्या कहलाएगा बुआ, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मृत जीवी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मृत जीवी कहलाएगा। परजीवी के बारे में पता है आपको कि वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। परपोषी दूसरे पर आश्रित रहता है, वही बात है परपोषी कहलाता है। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद से बनाता है, जैसे क्या, पौधा, तो वो स्वपोषी हुआ। तो ये भी नहीं हुआ, क्या बोला, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, वो तो मृत जीवी कहलाते हैं। एंड मृत जीवी को क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइटिक एनिमल कहते हैं, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइट कहते हैं, सेप्रोफाइट लिख लीजिए, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मृतजीवी। चलिए, अभी मैंने बताया था पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। अब अभी मैंने बताया था पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, हमने बताया था अभी जस्ट मैंने बताया था पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है ना, रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रंध्र के द्वारा होता है, जिसको क्या कहते हैं, वो रे स्टोमाटा, स्टोमाटा रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। सिरा नहीं होगा, मध्य सिरा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, रंध्र के द्वारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बुआ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमने लाल ग्रंथि तो मैंने बता दिया है कि 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताइए दिया है ना। अमाशय में क्या होता है, वो प्रोटीन का पाचन होता है। थायराइड से थायरॉक्सिन नामक, इसको भी लिख लेते हैं, थायराइड से तरह का थायराइड से थायराइड से थायराइड से थायराइड से थायराइड से थायरॉक्सिन, थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। थायराइड से थायरॉक्सिन। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। और अमाशय को क्या कहते हैं वो इंग्लिश में, स्टोमैक मतलब पेट, तो पौ से पेट और पौ से प्रोटीन। तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। बेस्ट क्वेश्चन है। लार ग्रंथि मैंने तो बताया, लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। तो ये भी नहीं होगा, है ना। सही मेरा आंसर क्या होगा, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत। और भी जान लीजिए, मानव शरीर की दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम भी जान लीजिए। ये तो मानव शरीर की सबसे बड़ी, एंड दूसरा है वो आप क्वेश्चन, मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है। मानव शरीर का मानव शरीर और भी क्वेश्चन जान, मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि, दूसरा सबसे, ये भी आप जान लीजिए, यू विल हैव टू नो, आपको जानना ही पड़ेगा। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, बड़ी ग्रंथि का नाम पैनक्रियाज है बुआ, पैनक्रियाज,
पैनक्रियाज, अग्न्याशय, पैनक्रियाज, अग्न्याशय, 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 अग्न्याशय। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम क्या है? अग्न्याशय या पैनक्रियाज। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो बताया आप लोग को, क्या कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या हो जाएगा? लीवर। एंड मानव शरीर का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज। ठीक है, तो इसका आंसर सही जवाब, इसका सही जवाब होगा यकृत। लेकिन मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम है हुआ पैनक्रियाज। चलिए ये भी हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक, समझिए अंगक कौन होगा? स्टोमाटा तो रंध्र ये तो होगा ही नहीं, है ना, है ना, अंगक तो ये होगा ही नहीं। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या हो सकता है? हरित लवक ही होगा। इसका सही जवाब पत्ती भी नहीं होगा। पत्ती, हरित लवक तो पत्ती में पाया था लेकिन जड़ में नहीं होगा। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या होगा? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या होगा? हरित लवक। जिसका सही जवाब क्या होगा? हरित लवक, हरित लवक। चलिए 18 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? इसके बारे में जान लीजिए। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये तो होगा नहीं, ये भी NADPH2 ये भी नहीं होगा। और क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की इकाई, तो प्रकाश संश्लेषण किस में? हरी पत्ती में। सीधा सीधी क्या होगा? क्लोरोफिल अणु, क्लोरोफिल अणु। ठीक है, क्लोरोफिल अणु। इसका क्या होगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो बोलते हैं ना, ऊर्जा का निर्माण ATP के रूप में होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? क्लोरोफिल अणु। प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या होगा? क्लोरोफिल अणु। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम। इसको हटाते हैं पहले। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमने अब ये बताया आप लोगों को कि इस जीवन को जीने के लिए क्या क्या जरूरी हुआ, तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन है। अब ये नहीं बताया लाइफ प्रोसेस, जीव जैव जिस विधि के द्वारा अपने को क्या मेंटेनेंस करता है, अपने को क्या करता है? मेंटेनेंस करता है, दैट इज नॉन एज लाइफ प्रोसेस। उसी को हम क्या कहते हैं हुआ? जैव प्रक्रम। उसी को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। पोषण भी जरूरी है, श्वसन भी जरूरी है, उत्सर्जन भी जरूरी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, सभी जरूरी है, सभी जरूरी है, सभी जरूरी है, सभी जरूरी है। सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन पोषण की विधि है? निम्न में से कौन पोषण की विधि है? स्वपोषण, श्वसन, परपोषण। तो यहाँ निम्न में से कौन पोषण की विधि है? पोषण की विधि है। तो देखिए श्वसन तो होगा ना, श्वसन पोषण की विधि थोड़ा ना है। श्वसन पोषण की विधि, श्वसन श्वसन पोषण की विधि नहीं है, श्वसन पोषण की विधि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? श्वसन तो होगा ही नहीं। स्वपोषण खुद से जो बनाता है, सॉरी, चलिए इसको क्या किया जाए अब। ठीक है, निम्न में से कौन पोषण की विधि है? तो यहाँ पर आपका, ठीक है, वही होगा स्वपोषण। जो जीव अपना भोजन खुद से बनाता है वो क्या कहलाता है? स्वपोषण। तो
श्वसन तो होगा नहीं, परपोषण तो दूसरे पर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, स्वपोषण, है ना। निम्न में से कौन पोषण की विधि है? तो स्वपोषण क्या है? एक पोषण की विधि है। स्वपोषण क्या है? क्या है? पोषण की विधि है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, जल अवशोषित करना। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? तो पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन मुक्त करना, नहीं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, तो यही मेन बात है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त थोड़ा ना करता है, जल अवशोषित थोड़ा ना करता है, ऑक्सीजन मुक्त करता ऑक्सीजन है। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त ये नहीं करता है, ऑक्सीजन नहीं करता है, ऑक्सीजन नहीं करता है ना। ये क्या करता है? ये भी नहीं करता है बाबू, और ये भी नहीं करता है। जल को तू खुद, ठीक है। आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए बाबू, बहुत बढ़िया से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। हम और इसके बाद और भी लाएंगे, हम टाइम का अभाव है इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहीं तक क्लास। ठीक है, और मेहनत कीजिए बुआ, एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगा। अभी तो ट्रायल में है, हम करेंगे कोशिश आप लोग के लिए, हम आप लोग से भी सीखेंगे।